नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव गांधी को किया नमन। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। राजस्थान में कोटा बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने को मिली मंजूरी। बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठाए कई सवाल। कहा, वोट चोरी से भारत माता पर आक्रमण करने की कोशिश। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। राहुल गांधी चला रहे झूठ की दुकान। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव गांधी को नमन किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले किए गए जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगे। साथ ही राजस्थान में कोटा बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। इससे न सिर्फ कोटा और बूंदी के बीच यात्रा आसान होगी बल्कि पूरे राजस्थान में हवाई संपर्क मजबूत होगा। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा। एक्सेस कंट्रोल होगा फुली। टोटल 9,814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। 1200 मीटर का रनवे बनेगा। 1000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इस पर काम आगे बढ़ेगा। साथियों, 2014 तक भारत के आजादी से पहले से भी देखे 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत के, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और पैसेंजर हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज्यादा, 41 करोड़ से ज्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स भी हो। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं, जिस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को उनके वोट के प्रति जागरूक करना है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है, बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। मूड कैसा है आपका? बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है और अगर आपका वोट चला जाएगा उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन,
सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। भाई और बहनों, कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में हमने थोड़ी गहराई में देखा, एक असेंबली में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर मिले। बीजेपी चुनाव हार रही थी, लोकसभा का चुनाव हार रही थी, 1 लाख फर्जी वोटर मिले और वो चुनाव 30,000 वोट से जीते। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। और तेजस्वी जी, आप देखिए, रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है? बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, और श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं, और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जो बताती हो कि फर्जी मतदान हुआ था। इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह कानूनी प्रतिक्रिया का दुरुपयोग है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ की दुकान या शोरूम चला रहे हैं। अब देखिए, जो आज प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है, जब न्यायालय जाता है मामला, जब साक्ष्य देने होते हैं, हलफनामा देता है कोई याचिकाकर्ता, तो क्या होता है?
आज मुख्य मुद्दा यह है। तो मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया, और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिका करता गया, उसने कहा महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग हो रही है, और एक आरोप यह लगाया 75 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक समय सीमा थी उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। पहला, ऐसे ही जून 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में यही याचिकाकर्ता गए थे, और याचिकाकर्ता ने कई ऐसे निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा 95 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है। तो 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस याचिका को निरस्त किया, और एक बात जो कही, ये कुछ शब्द हैं, ये जो पिटीशन लगाई है ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लगाई है, लापरवाही है इसमें। उसके बाद जो कहा, कोई भी टैंजिबल मटेरियल नहीं है हमारे सामने जिससे ये कहा जा सके कि बोगस वोटिंग हुई है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं तो न्यायालय का जो बहुमूल्य समय है इसको नष्ट किया जाता है, और यह दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी, और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान हुई है। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी को लेकर अब पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थी। एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। साथ ही कहा कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। तो वहीं आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये निंदनीय है, हमारे समाज में किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं
कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का तो कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह मुझे कुछ लगता तो पता लगा मुझे होगा लगता है सर। पुलिस बहुत देर हो गई अपनी है, जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल जाएगा ऐसा कहाँ से आया। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी वार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। और जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था इसलिए उसने हमला किया। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं।
क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी को चोट नहीं लगी होगी और वो जल्द जो है दोबारा से जनता के बीच में आएंगी। हमारी तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी दीर्घायु को लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लापता हुई अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी से बरामद किया है। दरअसल सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी अपने घर से रक्षाबंधन मनाने निकली थी, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। जहां पुलिस ने मामले की तत्परता से कार्रवाई करते हुए अर्चना तिवारी को बरामद किया। साथ ही अर्चना का टिकट कराने वाले आरक्षक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल कुमार लोढ़ा, एसआरपी भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापकवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाश है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।